नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी पर आपके साथ आज पुनः उपस्थित हूँ। मैं उमेश महादोशी। आज मंगलवार के विविधा कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक और पुस्तक चर्चा। आज की पुस्तक है सुश्री निर्देश निधि जी की कहानियों का संग्रह झान वादन। निर्देश जी अच्छी कथाकार होने के साथ श्रेष्ठ कवयित्री और चित्रकार भी हैं। उनकी कहानियाँ और कविताएं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। उनकी कहानियाँ अपने स्त्री पात्रों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की पक्षधरता के लिए जानी जाती हैं। प्रतिरोध का स्वर उनकी रचनाओं को महत्वपूर्ण बनाता है। भाषा, शिल्प और प्रस्तुति की सहजता उनकी रचनाओं में पाठकों के लिए आकर्षण का कारण बनती है। आज की चर्चा में वक्ताओं ने झान वादन के साथ उनकी अन्य कहानियों की चर्चा तो की ही है, उनके व्यक्तित्व में निहित रचनात्मकता की बात भी की है। तो आइए हम सबसे पहले सुनते हैं सुश्री अलका शर्मा जी को। नमस्कार मित्रों, आज मैं हमारी बहुत ही सशक्त कहानीकार निर्देश निधि जी की कहानियों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हूँ आपके सामने। उनकी कहानियों से मेरा परिचय बहुत पहले से है। वो मेरी काफ़ी अंतरंग मित्र हैं और उनकी कहानियाँ मैं जब तक वो प्रकाशित भी नहीं हुई थी तब से उनको पढ़ चुकी हूँ, उनको अच्छी तरह से गुन चुकी हूँ। उनकी कहानियों में सबसे बड़ी बात उनकी महिला पात्रों का सशक्तिकरण है, जो एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। उनके स्त्री पात्र जितने भी हैं वो इतने सशक्त हैं कि वो समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारे समाज में आजकल स्त्री चरित्रों के साथ, स्त्रियों के साथ, नारियों के साथ इतना घनघोर अन्याय और अमानवीयता हो रही है कि ऐसे में उनके चरित्र समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त अभिव्यक्ति का काम कर सकते हैं। उनके सभी कहानियाँ बहुत सरल सहज भाषा में, बिल्कुल ऐसी भाषा जो आम भाषा होती है उसमें बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं को छूती हैं और बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं हृदय पर। उनके सारे चरित्र बहुत सशक्त हैं, चाहे वो एली हो, चंदो हो, नीली हो या फिर झान वादन। शुरू में उनके चरित्रों में इतना ज़्यादा प्रताड़ना दिखाई जाती है, इतना कि मन बहुत आहत होता है पढ़कर, लेकिन जब उसकी परिणति तक पहुंचते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा हृदय को बहुत अच्छा लगता है कि वो पात्र अपने प्रतिशोध लेने में, अपने साथ हुई अमानवीयता या अत्याचार का बदला लेने में सक्षम सिद्ध होते हैं। जैसे लावण्या है, थोड़ा सा नकारात्मक चरित्र है, लेकिन वो किस तरह से अपना वर्चस्व समाज में बनाए रखती है और दिखा देती है कि भले ही नकारात्मक भी हैं लेकिन हम सशक्त हैं। ऐसी झान वादन है, उसके साथ बहुत अमानवीयता हुई, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना उसकी की गई, लेकिन अंत में वो भी अपना बदला, अपना प्रतिशोध लेती है। ऐसे ही सारे चरित्र हैं। और विशेष बात उनकी ये है कि उनके चरित्र प्रेम हो या घृणा, दंभ हो या आत्मसम्मान, सभी को जीवंत करते हुए प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रेम तो एक सर्वव्यापक भावना है, वो प्रत्येक प्राणी में मौजूद है। तो उनके चरित्र भले ही वो मानवीय चरित्र हैं, या जैसे कि पिताजी सूर्या जी के लिए नहीं रोए थे, ये एक कहानी है जो एक घोड़ी से रिलेटेड है, घोड़ी से संबंधित है। उसमें घोड़ी में भी इतनी संवेदनाएं इतने सशक्त तरीके से प्रस्तुत की हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस घोड़ी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ कितना लगाव था पूरे परिवार का, विशेषकर उनके पिताजी का। तो उस सबको पढ़ के वास्तव में बहुत हृदयस्पर्शी कहानी है, जिसको पढ़कर विशेष तौर से मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अब आइए उनकी इस कहानी के विषय में बात करते हैं। शेष विहार। शेष विहार एक अद्भुत कहानी है, बिल्कुल अलौकिक, अनुपम सा इसका कथा वस्तु
का संसार है। दिखाया गया है कि किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध के बाद हमारी पृथ्वी, हमारा समाज किस तरह का हो जाएगा। मानवीय संवेदनाओं का कोई निशान नहीं होगा, स्त्रियों की प्रजनन क्षमता ख़त्म हो जाएगी, ओजोन लेयर नहीं होगी तो सूरज की गर्मी, उसका ताप हमें झुलसा देगा। और उस समय में क्योंकि बच्चे भी सब टेस्ट ट्यूब्स में होंगे, उनके अंदर कोई संवेदनाएं नहीं होंगी, कोई प्यार, कोई लगाव, कोई किसी तरह की कोई इस तरह की भावनाएं नहीं होंगी। तो ऐसे संसार में जब हम रहेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी। और ये कहानी ऐसी है कि जो हमें आजकल की पीढ़ी को ज़रूर सुनानी चाहिए, ज़रूर पढ़ानी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इसको हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ समझें कि हम कितने भयावह स्थिति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर अभी तुरंत इस पर कठोर नियंत्रण नहीं हुआ तो स्थिति कितनी ज़्यादा डराने वाली हो सकती हैं। तो आने वाली पीढ़ियाँ समझेंगी कि हमें किस तरह से अब व्यवहार करना चाहिए और क्या नहीं करना। पर्यावरण कितना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है कि रहने लायक नहीं है। और युद्धों की विभीषिका कितना जो है क्रूर खेल हमारे साथ, हमारी मानव जाति के साथ खेलने जा रही है। तो इस सब का चित्रण इस कहानी में, और मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि ये कहानी श्रोताओं के मन को छू गई, सबको बहुत पसंद आई। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया, लाइक किया, और मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर अपने मुकाम तक पहुँचेगी कहानी। और मेरी अनंत शुभकामनाएं निर्देश निधि जी के लिए कि वो अपने भविष्य में और इससे भी बेहतर और अच्छे से अच्छी कहानियाँ प्रस्तुत करें और समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अलका जी। जैसा कि मैंने बताया, निर्देश जी एक प्रतिभावान कवयित्री भी हैं। स्वयं मेरा परिचय उनसे उनकी कविताओं के माध्यम से ही हुआ था। मुझे लगता है कि उनकी कहानियां उनकी संवेदनात्मक स्त्री पक्षधरता से जुड़े चिंतन का परिणाम है, तो कविता उनके व्यक्तित्व में निहित रचनात्मकता का। कथा, कविता और कला यानी चित्रकारी के मध्य एक सदा हुआ संतुलन उनके व्यक्तित्व और रचनाधर्मिता में समन्वय को किस तरह निखारता और स्थापित करता है। आइए हम सुनते हैं आदरणीय श्री रामकिशोर मेहता जी से। आदरणीय श्री उमेश महादोशी जी, आपकी संस्था अविराम साहित्यिकी ने मुझे आदरणीय निर्देश निधि जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए आदेशित किया है। उसके लिए मैं आपका और आपकी संस्था का आभारी हूँ। प्रकृति ने निर्देश निधि को देने में औदार्य बरता है। लगता है जैसे उसने अपने रचना संसार की सारी कला निर्देश निधि जैसे कलाकार को रचने में खर्च कर दी है, अपना सारा खजाना लुटा दिया है और कह दिया है कि बस अब इससे अच्छा और कुछ नहीं। यह सब कहने वाला मैं अकेला आदमी नहीं हूँ। हर वह व्यक्ति जो निर्देश निधि के संपर्क में आता है यही कहना चाहता है। वे एक सौम्य, सुसंस्कृत, मृदुभाषी, संवेदनशील व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। विचार एवं विवेकशील और जनपक्षधर हैं। वे उत्साह से भरी हुई हैं, मिलनसार हैं, अपने यहाँ आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार करने वाली अन्नपूर्णा हैं। एक और वे बहुत अच्छी संयोजिका हैं, लोगों में समन्वय स्थापित करके रखती हैं। इस नाते उनमें एक नेतृत्व की क्षमता है, तो दूसरी ओर वे निर्भीक भी हैं और गलत का विरोध करती हैं, परंतु आवेश में आए बिना अपना अभिमत रखती हैं, और इसी कारण वे बहुत प्रभावशाली भी हैं। उनका विस्तृत संपर्क है और विराट अध्ययन है। वे भाव प्रवण भी हैं और तर्क संगत भी।
इस प्रकार वे एक सम्मोहक व्यक्तित्व की मालकिन है। निर्देश निधि ने यूँ तो साहित्य की कई विधाओं में काम किया है, परंतु मुझे लगता है कि कोई भी साहित्यकार सबसे पहले कवि होता है। निर्देश निधि भी एक प्रतिभा संपन्न कवि हैं। यदा कदा जब भी मैं बुलंदशहर गया हूँ, उनकी बहुत सारी कविताएं उनके घर पर बैठकर कवि गोष्ठी में सुनी हैं। संस्मरण विधा में भी उनका अच्छा काम है, उपन्यास पर भी उनका काम चल रहा है। बुलंदशहर से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका बुलंद प्रभा में भी वे संपादन का काम देख रही हैं, किंतु जिस विधा में उनका मूल काम है वह है कहानी। अब तक उनका एक कहानी संग्रह जानवादन प्रकाशित हो चुका है और दूसरा संग्रह ओस के फूल शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रहा है। निर्देश निधि की कहानियाँ भारतीय समाज में स्त्री की स्थितियों का आईना है। जानवादन की कहानियाँ आज के दौर से गुजर रही स्त्री की स्थिति का वर्णन करती हैं। रचनाकार भी स्त्री है और ये कहानियाँ या तो आत्मकथात्मक हैं या फिर उनकी नरेटर स्त्री है। ये स्त्रियां अपने लिए अधिकार हस्तगत कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं, पुरुष वर्चस्व का विरोध कर रही हैं। ये अपने ऊपर लगे अबला टैक्स को निरस्त कर रही हैं। ये वे स्त्रियां हैं जो पुरुषों को उन्हीं के क्षेत्र में पछाड़ रही हैं। ये वास्तविक जीवन की कहानियां हैं। इनमें स्त्री अपने लिए उत्तरोत्तर प्रगति की राह चुन रही है, उस पर अग्रसर हो रही है। उसे उंगलियां टेढ़ी करने में भी गुरेज नहीं है। ये संघर्ष की कहानियां हैं। उनकी कहानियों में समाज में स्त्री का स्त्री के विरुद्ध किस प्रकार उपयोग होता है और किस तरह वह अपना उपयोग होने देती है, इसका अच्छा चित्रण हुआ है। संग्रह का नाम जानवादन पढ़ने पर पाठक के मन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या है यह जानवादन। बहुत बार लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। बहुत कुछ होता है नाम में। नाम से व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। रामू और राम के बीच अंतर है। इसके बारे में गांव में एक कहावत है, परसी परशुरा परशुराम। स्त्री के साथ तो यह कई स्तरों पर होकर गुजरता है। बहुत बार तो यह होता है कि हम उसको उसके नाम से, उसकी व्यक्ति संज्ञा से जानते तक नहीं। विवाहित होने पर सबसे पहले उसका सरनेम चिन्हता है, फिर वह अमुक की पत्नी बनकर रह जाती है और बाद में किसी बच्चे की माँ। प्रायः उसकी गति ऐसी होती है कि वह उस जगह के नाम से जानी जाने लगती है जहाँ उसका पीहर होता है, और कभी कभी तो वह बिगड़कर जानवादन बन जाता है। यह आज भी समाज में स्त्री की दशा का प्रतीक है। निर्देश निधि अपनी कहानी में जितना कुछ लिखती हैं उससे कई गुना ज़्यादा उन पर लिखा जा सकता है। उनकी कहानियों में स्त्री का दर्द छलकता है। वे विडंबनाओं से भरी हैं। स्त्री के सबसे बड़े दुश्मन उसके परिवार वाले ही होते हैं। उसके साथ सबसे अधिक बलात्कार अपने परिवार में ही होते हैं। वे स्वयं अपनी कहानी जानवादन के बारे में लिखती हैं। मैंने अपनी इस पहली कहानी जानवादन की नायिका की पीड़ा को स्वयं अनुभूत किया है। उसकी आवाज़, अफसर की बेटी मेरी बात सुनती जा, मुझे अब भी सुनाई पड़ती रहती है। उस नायिका का चित्कार, छोड़ दे रे अजीजा, आज भी मेरे सीने में घाव की तरह रोपा हुआ है। एली, लावण्य एक विजेता, नीडी, सिर्फ काली लड़कियां
चंदो अच्छा होता वे अनाथ ही पलता, कविराज का विवाह, पिताजी सूर्य जी के लिए नहीं रोए थे आदि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं इस संग्रह की, जिन पर घंटों बात की जा सकती है। मेरी बगिया कहानी से अधिक एक शब्द चित्र है, एक कोलाज है। शीश विहार एक कल्पनाशील विज्ञान कथा है। हिंदी में ऐसी कथाएं कम मिलती हैं। उनकी कहानियों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय की सीमा है। निर्देश निधि साहित्यकार होने के साथ साथ एक चित्रकार भी हैं। उन्होंने मेरी सद्य प्रकाशित पुस्तक भगवत गीता एक पुनर्पाठ के मुख्य पृष्ठ के लिए वैसा चित्र बना कर दिया जैसा मैं चाहता था, जो मेरे कथ्य पर सटीक बैठता है। मैं उनका आभारी हूँ। निर्देश निधि प्रसिद्धि की सीमाएं छुएं, इस कामना के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मेहता जी। और अब हम सुनते हैं कि झान बादन से इतर कहानियों में भी निर्देश जी ने कैसे अपने सूक्ष्म चिंतन से स्त्री पात्रों को जीवंत एवं सशक्त बनाया है। वक्ता हैं आदरणीय श्री राज बोहरे जी। तो आइए राज बोहरे साहब। नमस्कार, मैं इंदौर से राज बोहरे। निर्देश निधि जी की कहानियों के बारे में बात करते हैं तो मुझे उनकी कहानी मैं ही आई थी बाबा बहुत याद आती है। हालांकि उनका कहानी संग्रह झान बादन की शीर्षक कहानी भी बहुत सशक्त कहानी है, और वही क्या संग्रह की लगभग सभी कहानियाँ चर्चा के लायक हैं और जिन पर विचार भी हुआ है और समीक्षाएं भी खूब आई हैं, और निर्देश जी की एक अलग इमेज इस संग्रह के बाद बनकर आई है। मैं ही आई थी बाबा दरअसल आगे बढ़ती उस लड़की की कहानी है जिसने पुराने बंधनों को, पुराने रीति रिवाजों को, बल्कि रीति रिवाज ना कहें, हम कहें कि लड़की को दबा के रखने वाले तरीकों को धता बताया था। गुपचुप इस कहानी की नायिका गुपचुप अपने भाई के साथ जाती थी, मोटरसाइकिल धकाती हुई और बाहर जाके उसको चलाती थी। बाइक चलाना सीखा उसने, ट्रैक्टर चलाना सीखा। गांव के लोग उसके दादाजी को, उसके पिता को ये कहते थे कि तुम बेटियों से ये क्या करवा रहे हो, देखना किसी दिन गांव की नाक काट ले जाएगी। लेकिन वो हंसती रहती थी, मस्त रहती थी, दादाजी का दबाव सहती थी, अपने बाबा यानी पिता का दबाव सहती थी। लेकिन अचानक एक दिन जब उसे बहुत डांट पड़ रही थी कि उसने ट्रैक्टर क्यों चलाया, तो उसकी माँ और उसकी दादी ने अप्रत्याशित रूप से उसे समर्थन दिया था। निर्देश जी यहाँ बताती हैं कि हर महिला, वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बुजुर्ग हो, उसके मन में विद्रोह तो होता है, अपने अधिकारों के हनन, अपने दमन को लेकर उसमें गुस्सा तो होता है, लेकिन बोल नहीं पाती। समाज का दबाव है और कुछ आर्थिक दबाव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पितृसत्तात्मक समाज में ये अनिवार्य चीज है। लेकिन कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। नायिका लगभग बुजुर्ग है, अपनी माँ को देखने गई है कि मोहल्ले की लड़कियां और उनकी भतीजी स्कूटी लेकर आती हैं, आपस में खूब बतियाती हैं और स्कूटी वहाँ भतीजी रख देती है, बाकी बच्चियां स्कूटी से चली जाती हैं अपनी अपनी से। तो वो कहती है देखो अब इस लड़कियां स्कूटी चलाने लगीं, और अचानक उन्हें याद आती है कि इनके स्कूटी चलाने की छूट मिलने में या ये हिम्मत बढ़ने में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। और फ्लैशबैक में उन्हें पूरी कहानी याद आती है। मैं ही आई थी बाबा, ये वो वाक्य है जब रात के अंधेरे में भाई को बुखार है और उसके बाबा जो एक पाँव से जिनका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक से चल नहीं पाते हैं, वे ट्रेन से रात को 10 बजे उतरे हैं। 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में सूने में स्टेशन है, तो लेने के लिए मोटरसाइकिल चलाकर नायिका ही जाती है। और जब वो ट्रेन आती है तो उसके बाबा पूछते हैं कौन आया तेरे साथ, किसके साथ आई है, तो वो कहती है मैं ही आई थी बाबा, और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने बाबा के सामने खड़ा कर देती है। वो बैठ जाती है। एक्चुअल ये मोटरसाइकिल दरअसल ये बाइक है उस प्रतीक का जहां लड़कियों ने कमांड अपने हाथ में ले ली है, जो बुजुर्ग पीढ़ी को अपने साथ बिठा के ले चलने के लिए तैयार हैं, जो किसी भी अंधेरे को, किसी भी सुनसान इलाके को, किसी भी निर्जन इलाके को, किसी भी खतरनाक इलाके को चुनौती देना जानती हैं और उस पर विजय हासिल करना जानती हैं। और आखिर में बुजुर्ग महिला हों या बुजुर्ग पुरुष हों,
हर पीढ़ी को अपने साथ लेके चलना जानती हैं, अपनी अकड़ के सहारे, अपने स्वाभिमान के सहारे और अपनी ताकत के सहारे। निर्देश निधि की कहानियों में बड़े लंबे संदेश हैं। ये कहानी मुझे उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। निर्देश जी, यूं ही लिखिए, बढ़िया लिखिए, आप बहुत अच्छा लिख रही हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री राज बोहरे जी। और अब हम जानेंगे कि इस चर्चा की अंतिम वक्ता के तौर पर सुश्री ज्योत्सना कपिल निर्देश जी के कथा संग्रह झान वादन की सभी 11 कहानियों को अपनी सूक्ष्म किंतु व्याख्यात्मक दृष्टि से किस तरह देखती हैं। आइए ज्योत्सना जी। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योत्सना कपिल आज फिर से उपस्थित हुई हूँ एक पुस्तक चर्चा के लिए। समकालीन रचनाकारों में निर्देश निधि जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी कविताएं, कहानी एवं रेखा चित्र देश के सुप्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते आए हैं। हर फन में वह मंजी हुई हैं। उनकी रचनाएं एवं चित्र पाठकों के मन पर तीक्ष्ण प्रभाव छोड़ने में सक्षम हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ निर्देश जी के कुछ समय पूर्व आए कहानी संग्रह झान वादन की पुस्तक चर्चा के लिए। निर्देश जी का यह संग्रह वनिका पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुआ है। यद्यपि इसकी अधिकतर कहानियां कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं, परंतु ये कहानियां इतनी मार्मिक एवं रोचक हैं कि आप उनके पुनः रसास्वादन से स्वयं को रोक ना पाएंगे। 11 उत्कृष्ट कहानियों के गुलदस्ते से सजा यह संग्रह न केवल पठनीय बल्कि संजो कर रखने योग्य है। एक एक कहानी आपको अपने सम्मोहन में बांध लेने का मादा रखती है। डॉक्टर कमल किशोर गोयंका जी द्वारा लिखित भूमिका, ममता कालिया जी का हस्तलिखित पत्र और निर्देश जी के बनाए सुंदर रेखा चित्रों से सजा यह संग्रह लाजवाब बन पड़ा है। संग्रह की पहली कहानी एली एक ऐसी युवती की कहानी है जो पुरुषों के समान बलशाली व निर्मल चरित्र और मन की है। उसके जिन गुणों से प्रभावित होकर नायक उससे विवाह करता है, उन्हीं गुणों से बाद में ईर्ष्या करने लगता है। उसकी कुंठा इस कदर बढ़ जाती है कि वह उस पर घृणित आक्षेप लगा बैठता है और अंत में पश्चाताप करने के सिवा किसी लायक नहीं रहता। दूसरी कहानी अच्छा होता वो अनाथ ही पलता एक अनाथ और प्रतिभाशाली बच्चे की कहानी है जो एक दयालु महिला द्वारा घर ले जाया और पाला जाता है, जिसमें लेखन की अभूतपूर्व प्रतिभा है, परंतु घर के अन्य सदस्यों की उपेक्षा के कारण उसकी यह प्रतिभा दम तोड़ देती है और वह मात्र घर के भृत्य का दायित्व निर्वाह करता रह जाता है। चंदो एक विक्षिप्त युवती व मूक पशु के मध्य लगाव, लिजलिजे पौरुष का बलात् प्रयोग की मार्मिक कहानी है। लावण्या एक विजेता कहानी है एक प्रतिभाशालिनी खिलाड़ी, उसके सौंदर्य के फलस्वरूप उपजी विषम परिस्थिति, उसकी चतुराई व अंत में विजेता बनकर उभरने की कथा। झान वादन इस संग्रह की प्रमुख कहानी है जो पुरुष दंभ, उसकी लिप्सा और एक निर्बल स्त्री पर किया गया उसका अत्याचार, उससे उपजी करुणा आपको मथ डालती है। आप हृदय की कोर तक उस नारी की पीड़ा को महसूस करते हैं, उसके लिए द्रवित होते हैं। कविराज जी का ब्याह बुढ़ापे में आवश्यकता जनित विवाह स्वजनों व समाज के स्वार्थी चेहरों पर लगे नकाब को सफलतापूर्वक हटाती है। मेरी बगिया लेखिका के प्रकृति प्रेम व उनके मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। शेष विहार एक विज्ञान कथा है। विकास के लिए प्रकृति के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप उत्पन्न विषम परिस्थितियां, विलुप्त होती संवेदना व उसके भीषण परिणाम। कल्पना करके ही मन कांप उठता है। अगली कहानी है एक किशोर के एक परिपक्व युवती से किए गए उत्कट व निश्चल प्रेम की, नीडी, जो युवती के मन मस्तिष्क पर गहरा असर छोड़ता है और वह किसी और को अपना ही नहीं पाती। सिर्फ काली लड़कियां, न जाने कितनी ही लड़कियों की दास्तान है जो अपने पक्के रंग के कारण लोगों की अवहेलना झेलती हैं। कभी कभी वह कुंठा इस कदर हावी हो जाती है जो उसके जीवन के अंत के साथ ही छूटती है।
अंतिम और हृदय को झकझोर देने वाली कहानी है पिताजी सूर्या जी के लिए नहीं रोए थे। एक मनुष्य के पशु के प्रति असीम प्रेम को उद्भासित करती यह कहानी आंखों को नम किए बगैर नहीं छोड़ती। इस संग्रह को पढ़कर उसके पात्रों के साथ उनकी मनोदशा और व्यथा को पाठक बहुत गहराई से महसूस करेगा। यह पुस्तक आपके जज्बातों को उभारने, उन्हें चित्रित करने में पूर्णतया सफल है। कहानी के शौकीनों को यह संग्रह अवश्य ही पढ़ना चाहिए। मैं निर्देश जी के सुंदर लेखन के लिए उनका साधुवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनकी कलम से एक से बढ़कर एक मोती उत्सर्जित होते रहेंगे और हमारी पढ़ने की पिपासा को संतुष्ट करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं निर्देश जी के लिए और इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना जी। तो मित्रों, हमने इस चर्चा के माध्यम से एक सशक्त और महत्वपूर्ण कथा संग्रह का यथार्थ परिचय प्राप्त किया। आशा है हमारे अधिकांश श्रोता इस संग्रह को अवश्य पढ़ना चाहेंगे। निर्देश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चर्चा में शामिल मेहमान वक्ताओं और श्रोता मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।